तो बच्चों देखते हैं हम लोग डीपीपी नंबर 19 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसमें हम लोगों को कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, बस इतना सा बताना है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो a/2 a/2 के ऊपर होगा या नीचे होगा। तो हम लोग इसको सिमेट्री से चेक कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो 2 जो है वो इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें ब्रेकिंग स्ट्रेस दी हुई है, तो T = mv²/L करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। 3 भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला है कि अगर दो पार्टिकल है जिनका सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं है और एक पार्टिकल डी चलता है, तो दूसरे को कितना चलना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला लगा लो, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास को 0 करना है। तो एक कितना चला, m1 वाला कितना चला, ये दिया हुआ है ना, m1 जो है वो d चलता है, तो m2 कितना चलेगा, m2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस m1d डिवाइडेड बाई m2। तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में इतना चलना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन है, डीपीपी ये इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 से हमसे पूछा है कि भाई अगर हम लोगों को बोला है एक पार्टिकल m1 मास का है v1 वेलोसिटी का, दूसरा m2 का है v2 वेलोसिटी का, दोनों का मोमेंटम सेम है, काइनेटिक एनर्जी E1 E2 है, तो मास का रेशियो दिया है। तो भाई 4 में तो हम लोग मोमेंटम सेम है, तो p² डिवाइडेड बाई 2m वाला रिलेशन लगा देंगे, और मास का रिलेशन दिया है तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि एक बॉम्ब है और एक्सप्लोड हो जाता है 1812 में, तो एक के वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इजी है भाई। पहला तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, तो इनिशियल मोमेंटम 0 था और फाइनल मोमेंटम अगर हम मान लें कि 18 वाला 6 i कैप x डायरेक्शन में जा रहा है, तो 12 वाला की वेलोसिटी क्या होगी, तो 12 वाला जो होगा वो जाएगा ये 9 माइनस 9 i कैप, तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में 9 मीटर पर सेकेंड से जाना पड़ेगा। क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी पूछिए, तो काइनेटिक एनर्जी लिख लो भाई, हाफ m 12 है इंटू 9², तो हमारे पास में इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों से पूछा है द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग 1 to 2 सेकेंड। तो देखो जो ग्राफ हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, तो t = 1 पर जो स्लोप दिया हुआ है वो कितना है, 45 डिग्री। तो t = 1 पर जो वेलोसिटी है वो हमारे पास में xt ग्राफ का स्लोप हो जाएगा, तो 10 45 डिग्री हो गया, और 2 पर जो वेलोसिटी है वो 10 135 हो गया। क्लियर है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। अब हमसे पूछा है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, तो भाई एवरेज एक्सेलरेशन को बोल सकते हो ना तुम v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा t कर दो, बहुत इजीली ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो इंटीग्रेशन हम लोगों को सबको आता ही है, देखने की जरूरत नहीं है, या फिर चाहो तो देख सकते हो इसको। इस तरीके से ये फंक्शन दिया हुआ है हम लोगों को, तो भाई मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इस नीचे वाली टर्म को लिख सकता हूं x² - 1 और x² + 1। अच्छा, यहाँ x भी है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो फंक्शन बन गया x dx अपॉन x² - 1। अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को 3 पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, पोजीशन वेक्टर पूछा है सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। तो ये बहुत इजीली कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगाकर, इसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हमसे बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में, देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी एक बेसिक क्वेश्चन हो गया हमारे पास में, तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख सकते हैं चाहे तो, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 9 में हमसे बोला है अ बॉल ऑफ मूविंग विद द वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड हेड ऑन विद अनदर बॉल ऑफ स्टेशनरी बॉल ऑफ डबल मास। तो मान लो ये 2m मास की बॉल है और ये m मास की बॉल है और ये मूव कर रही है
2 मीटर पर सेकंड से, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 है, तो देन देयर वेलोसिटी इज जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आफ्टर कोलिजन जो m मास की बॉल है वो v1 वेलोसिटी से गई है और 2m मास की बॉल v2 वेलोसिटी से गई है। तो फर्स्ट तो हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ये आ जाएगा m इंटू 2 इज इक्वल टू m इंटू v1 प्लस 2m इंटू v2, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 लगा देते हैं। तो E है हमारे पास में 1/2, तो v2 माइनस v1, अच्छा ये 2 माना है, ये 1 माना है, तो u1 कितना है 2 माइनस 0। तो हमारे पास में दो इक्वेशन, दो अननोन आ गए, सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला है कि एक मास जो है x डायरेक्शन के अलोंग चल रहा है v वेलोसिटी से, और दूसरा मास जो है अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है 2v वेलोसिटी से। दोनों स्टिक कर जाते हैं तो कॉमन वेलोसिटी क्या होगी? तो इजी क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे बोला है कि लेंथ ऑफ द बोट इज, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। वैसे ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के अंदर बहुत सारे किए हैं। तो हमारे पास में एक बोट है जिसका मास 100 kg है और लेंथ है 3 मीटर। एक पर्सन यहाँ पर है 55 kg का है और एक दूसरा पर्सन जो है वो 65 kg का है। क्लियर है? हमसे बोला है 55 kg मैन वॉक्स अप टू द 65 kg मैन एंड सिट्स विद हिम। If the boat is still water, the center of mass of the system shifts by. If the boat is in still water, the center of mass of the system shifts by. तो भाई मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, इसके सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट की बात की है। तो ये इधर चले या ये चले, कोई भी चले, मुझे बताओ इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कितना है? तो मैं बोल सकता हूं इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, और तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? 0 होगा। भाई मुझे बताओ ये जो सिस्टम है, सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, सारा सिस्टम स्टिल वाटर में था, रुका हुआ था, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है और एक्सेलरेशन हुआ आया नहीं है, तो बताओ इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 होगा। जब वेलोसिटी ही नहीं है तो डिस्प्लेस कहां से होगा? क्लियर है? तो ये चाहे मैन मूव करता जाए तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे बोला है, जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें हमसे बोला है टू स्फीयर्स A एंड B of mass m1 and m2 respect collide. A is at rest initially and B is moving along x collide after collision. B has a velocity v/2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम लोग, ये भी एक कोलिजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमसे बोला है कि दोनों कोलाइड करते हैं। ए जो है वो इनिशियली रेस्ट पर है, ए जो है वो इनिशियली रेस्ट पर है, और बी जो है मूविंग विद वेलोसिटी v along x एक्सिस, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। b की वेलोसिटी v/2 हो जाती है इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द ओरिजिनल डायरेक्शन। द मास a मूव्स आफ्टर द कोलिजन। तो देखो ये रेस्ट पर था और जस्ट आफ्टर कोलिजन जो b है, तो b जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, तो v/2 से। तो हमें बताना है कि a की वेलोसिटी क्या होगी। ए की वेलोसिटी क्या होगी? तो इसमें डायरेक्ट लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम हम mb इंटू वी आई कैप लिख सकते हैं, और इसका तो 0 हो गया ना, और फाइनल mb इंटू v/2 जे कैप हो गया प्लस ma इंटू वी वैक्टर। तो हमारे पास में यहां से v वैक्टर आ जाएगा, दोनों का मास हम लोगों को दिया हुआ है ही। ठीक है, तो ये बात हो गई भाई हमारे पास में। क्लियर है? हम लोग बहुत इजीली एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 तो हो गया ना हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो बोला है कि एक ब्लॉक जो है 1 kg का है
है ना, उसको मूवेबल वेज ऑफ द, ठीक है, मूवेबल वेज पे रखा है। और ठीक है, हाँ भाई, तो इसके अंदर हम लोगों को बोला हुआ है, यहां पर देखो, ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, इस ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है और इसकी वेलोसिटी u दी हुई है, और ये u वेलोसिटी हम लोगों को दी हुई है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 2 मीटर डिस्टेंस मूव करता है रफ सरफेस पर, और हमसे बोला है ये ऐसा है, ठीक, और इसका मास है 2 kg। हाइट हम लोगों को दी हुई है, क्लियर है। बिफोर स्ट्राइकिंग द वेज इट ट्रेवल्स 2 मीटर ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल पोर्शन, velocity for the block to reach the top of the wedge, assuming all surfaces are smooth except the given horizontal part। इस horizontal part के अलावा सारी की सारी surface क्या है, स्मूथ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब ये ब्लॉक यहां पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v, और बोला है कि v is just sufficient to reach on the bottom of वेज। तो हम लोग बोल रहे हैं जब ये v वेलोसिटी से यहां पर आ रहा है तो ये इसके टॉप ऑफ द वेज, इस वेज के टॉप पर पहुंच जाता है। टॉप पर जब पहुंचेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी VC से चल रहा होगा और ये भी VC से चल रहा होगा, जस्ट टॉप पर पहुंचता है तो यहां पर इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो हम लोग इसको यहां से इनिशियल पोजीशन माने और ये फाइनल कंडीशन हो गई, तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इनिशियल मोमेंटम इसके पास में कितना था, 1 इंटू वी, और फाइनल कितना हो गया, 3 इंटू VC। ठीक है, तो v कॉमन वेलोसिटी आ गई हमारे पास में v/3। अब दूसरी इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। क्लियर है, तो एनर्जी कंजर्वेशन में लिख सकते हैं k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके पास में है तो हाफ 1 इंटू वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी 0, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम के पास में हाफ इंटू 3 इंटू वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारे पास में प्लस 1g इंटू एच हम लोगों को दिया हुआ है। तो VC की वैल्यू यहां पर पुट करके V पता कर लेंगे। अब V पता कर लिया, अब हमें पता करना है कि भाई यहां जब वेलोसिटी u थी 2 मीटर डिस्टेंस जाने पर V हो गई, तो हम बुझाओ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 to 2 वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। तो कौन कौन से फोर्स का वर्क आ रहा है भैया, यहां पर फोर्स आएगा ओनली फ्रिक्शन का, तो मैं लिखूंगा माइनस म्यू एम जी इंटू 2 मीटर चल रहा है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी हो गई हाफ 1 इंटू वी स्क्वायर, और इनिशियल कितनी थी, हाफ 1 इंटू यू स्क्वायर। तो यू हम लोगों को दिया है, सब कुछ हम लोगों को दिया है, वी की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे तो हमारे पास में म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन था, ठीक क्वेश्चन था। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। An object is moving in a circle is at constant speed v. Magnitude of rate of change of momentum of the object. हाँ भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, भाई ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो मुझे बताओ 14 की अगर हम लोग बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है फोर्स होता है dp/dt, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे जो नेट फोर्स होता है वो हो जाता है mv²/r। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 इजी है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे बोला है कि इफ काइनेटिक एनर्जी इज डबल देन इट्स मोमेंटम बिकम्स n टाइम्स, हियर n इज। ठीक है, तो भाई मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दें तो हम लोग यहां पर डायरेक्ट रिलेशन यूज कर सकते हैं। कौन सा रिलेशन यूज कर सकते हैं भाई, p²/2m, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। 16 में बोला है काइनेटिक एनर्जी इज डबल देन इट्स मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m हो गया। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी को डबल किया है तो 2k इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाई 2m, और इनको डिवाइड कर लो। क्लियर है, तो हमारे पास में रिलेशन आ जाएगा। हाँ भाई, अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज एग्जीक्यूटिंग अ यूनिफॉर्म
uniform motion along a circular path of radius r. If the magnitude of its linear momentum is p, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम इज p, द रेडियल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी. तो भाई हम लोग बोल सकते हैं 17 में जो रेडियल फोर्स लगेगा वो mv स्क्वायर बाई आर लगेगा या नहीं लगेगा. तो p अगर मोमेंटम है तो मैं m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये p स्क्वायर डिवाइडेड बाई mr आ जाएगा. क्लियर, ये बात हो गई. अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है 1 kg ball drops vertically on a floor from a height 20, it rebounds to a height 4 centimeter, the coefficient of restitution. हाँ भाई मैं ये बोल सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 में, 18 बहुत इजीली हो जाएगा भाई. अगर मुझे बताओ कोई ऑब्जेक्ट अगर u वेलोसिटी से आता है तो टकराने के बाद में कितनी वेलोसिटी से, e टाइम्स ऑफ u, जाता ही नहीं जाता. तो E कितना हो जाएगा हमारे पास में, V बाई U. तो E इज इक्वल टू, अब ये कितनी हाइट जाता है भाई, 4 मीटर जाता है और 8 मीटर कितने से ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग इसको, 25 सेंटीमीटर से. तो √2 GH2 अपॉन √2 GH1. तो यहां से हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ जाएगा. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं. हम लोगों को AX ग्राफ दिया हुआ है, इज इनिशियली एट रेस्ट इट्स एक्सेलरेशन, और ठीक है, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. अच्छा, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. तो भाई AX ग्राफ दिया हुआ है, AX ग्राफ से हम लोग वेलोसिटी कैसे पता करें. तो AX ग्राफ से हम लोगों को अगर वेलोसिटी पता करनी है तो हम लोगों को रिलेशन सोचना पड़ेगा भाई AX और V का रिलेशन क्या होता है. तो हम लोग बहुत इजीली बोल सकते हैं कि भाई 19 में जो है A इज इक्वल टू होता है V dV बाई dx. तो मैं बोल सकता हूं V dV इज इक्वल टू A इंटू dx. ठीक, अब जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी. तो मैक्सिमम वेलोसिटी पूछे तो 0 ये आ जाएगा 3 और ये 0 V आ जाएगा. तो इसका तो V स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास में एरिया ऑफ AX ग्राफ. इससे हम लोग इजीली कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं. 20 देखो एक्सेलरेशन दिया है हम लोगों से, और ये क्वेश्चन इजी है, हम लोगों ने शीट में कई बार भी किया है, इसको इजीली कर लेंगे हम लोग, है ना. ठीक है, तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने देखा सिंपल पेंडुलम की बात की थी. एंगुलर एसएचएम के अंदर हम लोगों ने एक स्पेशल केस देखा था. ठीक है, अब हम लोग किसी जनरल केस की बात करें. ठीक है, जनरल केस मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे है, ये मार्कर है, ये इसको अगर मैं इस तरीके से डिस्प्लेस करके छोड़ू तो ये ऑसिलेट करेगा. या फिर कोई भी रिंग है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी जनरल ऑब्जेक्ट हो गया, उसको अगर हम लोग ऑसिलेट कराते हैं, ऐसे एंगुलर एसएचएम कराते हैं, तो उसका टाइम पीरियड कैसे पता करेंगे, है ना. तो नेक्स्ट है हमारे पास में कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम. मतलब कंपाउंड पेंडुलम वो हो गया कि किसी भी रिजिड बॉडी को एक एक्सिस से फिक्स करके सस्पेंड करके अब उसको ऑसिलेट कराना, वही क्या हो जाता है हमारे पास में, वो जो सिस्टम बनता है वो हमारे पास में कंपाउंड पेंडुलम बन जाता है. तो वो रिजिड बॉडी एक कंपाउंड पेंडुलम की तरह बिहेव करेगी या फिजिकल पेंडुलम की तरह बिहेव करेगी. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस रिजिड बॉडी को हमने ऑसिलेट कराया, तो इसका एसएचएम तो एंगुलर एसएचएम है ना. तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो जनरल फॉर्मूला इसके लिए डिराइव करते हैं, फिर किसी भी बॉडी के लिए हम लोग उस फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो चलो देखो, हमारे पास में कोई भी रिजिड बॉडी मान लेते हैं, फिजिकल पेंडुलम में कोई भी रिजिड बॉडी मान लेते हैं, ये रिजिड बॉडी है. कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गई, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने एक पॉइंट से सस्पेंड कर दिया, रिंग हो गई, डिस्क हो गई, उसको सस्पेंड कर दिया और ऑसिलेट करा रहे हैं, तो वो हमारे पास में कंपाउंड पेंडुलम बन गया. तो ये हमारे पास में कंपाउंड पेंडुलम है और ये यहां से हमने इसको सस्पेंड किया है. ये एस क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा तो इसको हम लोग सी बोल देते हैं. ये सेंटर ऑफ मास है और अगर इसका मास एम है तो इसका जो mg है यहां पर लग रहा होगा. ठीक है, और सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, l. क्लियर है. अब इस पोजीशन की मैं बात करूं तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट हम लोग टॉर्क देखेंगे, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही हुआ ना. तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ही mg पास कर रहा है, तो टॉर्क इस इंस्टेंट पर 0 होगा. मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन. ये बात समझ गए होंगे तुम लोग. इस इंस्टेंट पर टॉर्क अबाउट s इज इक्वल टू 0 है, तो कोई रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं आ रहा है, तो यहां पर नेट टॉर्क 0 है, ये मीन पोजीशन है. अब इसी के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा. चलो यहां पर कुछ टर्म्स की बात कर ले, जिसे s जो है हमारे पास में क्या है, पॉइंट ऑफ
सस्पेंशन, ठीक है। इसके बाद में C क्या है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ फिजिकल पेंडुलम, और L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन S, C एंड S, सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की डिस्टेंस ये हो गई। अच्छा, अगर हम लोग यहां पर बात करें I जो है, I क्या होता है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट S। इस S से जो एक्सिस पास कर रहा है उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या माना है मैंने, I माना है। क्लियर है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑसिलेट कराते हैं और ऑसिलेट कराकर हम लोग इसके लिए इक्वेशन ऑफ एसएचएम डिराइव करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। हम लोगों ने सीखा है कि जब हम लोग इसको ऑसिलेट कराते हैं तो इस पर रिस्टोरिंग टॉर्क आ जाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क इसको ऑसिलेट करवाएगा फिर, है ना, जब हम लोग इस ब्लॉक को छोड़ देंगे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके। क्लियर है। तो हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स को आई अल्फा की इक्वल कर देते हैं, फिर हमारे पास में अल्फा आ जाता है, अल्फा से हमारे पास में ओमेगा आ जाता है। क्लियर है। तो हम लोगों को टाइम पीरियड पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मीन पोजीशन से, इसको मैंने मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन कौन सी है, ये मीन पोजीशन से थीटा एंगल पर डिस्प्लेस कराया। अब इसका सेंटर ऑफ मास ये है और ये डिस्टेंस है एल, तो ये कितना एंगल पर डिस्प्लेस कराया भैया मैंने, थीटा पर। तो अब मैं टॉर्क लिखूंगा, रिस्टोरिंग टॉर्क किसके अबाउट आएगा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट। और किसका आएगा, किसका आएगा भाई, mg का आएगा। mg तो नीचे लग रहा है ना, mg का टॉर्क आएगा इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट। तो ये mg का जो टॉर्क है वही इसको घुमाकर वापस इस पोजीशन में लाना चाहेगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क मैं बोल सकता हूं अबाउट पॉइंट S। कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है माइनस mg_l sin थीटा। क्लियर है। ये मैं बोल सकता हूं माइनस mg_l sin थीटा। कैसे बोला भाई, देखो r वेक्टर ये रहा, mg ये रहा, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg sin थीटा आएगा ना। ठीक है, ये हम लोगों को आता है पता करना। अब मैं यहां पर बोल सकता हूं कि रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आई अल्फा, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, ये है ना। तो मैं बोलूंगा जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है वही टॉर्क के इक्वल आएगा। तो मैं बोल सकता हूं माइनस mg_l sin थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा। क्लियर है। अब देखो रिस्टोरिंग टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल कब आएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल कब आएगा, जब साइन थीटा की वैल्यू बहुत ही कम, सॉरी जब थीटा बहुत ही स्मॉल है। तो हम लोग यहां पर कंडीशन लिख रहे हैं, इफ थीटा इज स्मॉल। थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा को क्या बोल सकता हूं भाई, मैं साइन थीटा को थीटा बोल सकता हूं। तो ये आ गया भाई मेरे पास में माइनस mg_l थीटा डिवाइडेड बाई आई इज इक्वल टू अल्फा। तो ये अल्फा आ गया थीटा के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ओमेगा कितना आ गया भाई मेरे पास में, ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट mg_l डिवाइडेड बाई आई। तो मेरे पास में ये ओमेगा आ गया। अब ओमेगा आ गया तो मैं 2 बाई ओमेगा कर इससे टाइम पीरियड पता कर लूंगा। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने देखा कि इसमें ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट mg_l बाई आई। तो हम लोग यहां से टाइम पीरियड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई टाइम पीरियड को, 2 बाई ओमेगा। तो ये आ गया भाई मेरे पास में 2 अंडर रूट आई अपॉन mg_l। तो हम लोग किसी भी फिजिकल पेंडुलम के लिए, मतलब कोई भी सिस्टम है और उसको एक पॉइंट से सस्पेंड करके एंगुलर एसएचएम करा रहे हैं, तो उसके लिए ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, आई हमारे पास में इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सॉरी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग क्या सेंटर ऑफ मास, इसको अगर हम लोगों को सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जनरली हम लोगों को किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। भाई हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है और हमें मान लो हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है। कितना दिया है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ICM। तो हम लोग इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिख सकते हैं, भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोगों ने लगाया तो हम लोग लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट I इज इक्वल टू ICOM प्लस md²। तो d कितना है, L है ना। तो ये हम लोग ये वैल्यू यहां पुट करते हैं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास में ये भी हो जाएगा ICOM प्लस ml² डिवाइडेड बाई mg_l। तो ये भी हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखो कुछ अंतर नहीं है इसमें, भाई हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट दिया है तो हम लोग पैरेलल एक्सिस लगाकर इसके अबाउट निकाल रहे हैं ना। ठीक है, तो ये तो हमने कोई
दूसरी चीज थोड़ी ना लिखे। हम लोग अगर इसको भी याद रखें तो भी काम चल जाएगा, अगर हम लोग इसको याद रखें तो भी काम चल जाएगा। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता तो तुम पैरेलल एक्सिस लगाकर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, फिर ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है? तो दोनों याद रखना चाहो तो दोनों याद रख सकते हो, एक रखना चाहो तो एक रख सकते हो। अच्छा, अगर हम लोगों को सेंटर ऑफ मास के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो के क्या है हमारे पास में? के अगर रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट COM है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट COM क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट COM इज इक्वल टू m के स्क्वायर हो जाएगा। और ये वैल्यू इसमें पुट करें हम लोग तो टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास में 2 पाई अंडर रूट m के स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई mgl। तो हमारे पास में रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई GL। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, तो चीजें वही है, चीजें यहां से स्टार्ट हुई है, बस चीजों को थोड़ा सा हम लोग खोलते जा रहे हैं, है ना? ठीक है, तो बच्चों देखो हम लोगों ने यहां पर अभी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल कंपाउंड पेंडुलम की बात की 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई GL। अच्छा, अब इस कंपाउंड पेंडुलम को अगर तुम लोग मान लो कि सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, अगर इस कंपाउंड पेंडुलम के टाइम पीरियड के फॉर्मूले को सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूले से कंपेयर किया जाए तो सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? 2 पाई अंडर रूट एल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई G। ठीक है, तो तुम लोग इस कंपाउंड पेंडुलम की इक्विवेलेंट लेंथ क्या लिख सकते हो? इक्विवेलेंट एल इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? हम लोग इसको कंपेयर करें तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो कभी तुम लोगों से पूछ लिया जाता है कि भाई अगर मान लो कंपाउंड पेंडुलम को सिंपल पेंडुलम माने तो उसकी इक्विवेलेंट लेंथ क्या हो जाएगी? तो हम लोग इक्विवेलेंट लेंथ को बोल सकते हैं के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब तुमसे पूछ लिया जाए कि भाई अब देखो के की वैल्यू तो कांस्टेंट है, यहां पर के क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब तुमसे बोल दिया जाए कि भाई पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस क्या हो कि टाइम पीरियड मिनिमम आ जाए। अच्छा, अगर हम लोग डिस्टेंस को कम करते जाए तो टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, है ना? ठीक है, टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। तो यहां से बोल सकते हैं अगर डिस्टेंस को कम कर दिया जाए और ये डिस्टेंस को अगर टेंस टू 0 कर दे तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है? जिस पॉइंट पर सस्पेंड है वही सेंटर ऑफ मास हो गया। जैसे अगर मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, अब अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूं तो ये ऑसिलेट करेगा क्या? नहीं करेगा, वहीं रुके रहेगा। तो मैं बोलूंगा कि इसका एक ऑसिलेशन मान लेते हैं इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगा, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे बताना है कि एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि टाइम पीरियड मिनिमम हो जाए? वैल्यू ऑफ एल फॉर विच टाइम पीरियड बिकम्स मिनिमम। तो हम लोग बोल सकते हैं, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला है ना, तो इसमें dt अपॉन dl इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास में l की वैल्यू आती है, और कितनी आती है वो देखते हैं। तो देखो मैं डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं। तो वैल्यू ऑफ एल फॉर मिनिमम टाइम पीरियड वो हो जाता है एल इज इक्वल टू के। तो अगर एल इज इक्वल टू के मतलब जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की डिस्टेंस वो रेडियस ऑफ गायरेशन के इक्वल हो जाए तो टाइम पीरियड मिनिमम आता है। ये बात याद रखना। तो मिनिमम टाइम पीरियड कितना आ गया, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो मिनिमम टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट, अब के की जगह एल की जगह के रख दो तो ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर बाई जी के, जी के से के कट किया तो ये हो जाएगा 2 के डिवाइडेड बाई जी। तो ये मिनिमम टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, और के यहां पर रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास है। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ देखें तो टाइम पीरियड और एल का अगर ग्राफ देखा जाए तो ये एल इधर आ गया और टाइम पीरियड इधर आ गया। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये L इज इक्वल टू के पर टाइम पीरियड मिनिमम आ गया है। ठीक है, तो ये भाई ये बातें हो गई इससे रिलेटेड। ये सारी चीजें हम लोग याद रखेंगे कंपाउंड पेंडुलम के लिए। तो इसके बाद हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जिसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाकर टाइम पीरियड पता कर सकें। ठीक है,
तो बच्चों देखते हैं हम लोग कंपाउंड पेंडुलम का एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखो अब कंपाउंड पेंडुलम कुछ भी हो सकता है ना, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, एक रॉड है और रॉड को हम लोगों ने यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है इस पॉइंट से। तो अब हम लोगों को बताना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो हम लोगों को पता है कि टाइम पीरियड का ये जो रॉड है, अगर मैं इसको इस तरीके से डिस्प्लेस करके छोड़ू तो ये ऑसिलेट करेगी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, सभी लोग जानते हैं, 2π/I/mgl, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा एल कितना है? एल क्या कैपिटल एल है क्या? नहीं, एल होता है हमारे पास में सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की डिस्टेंस, जो है L/2। कितनी है ये? L/2। तो ये L तो हमारे पास में L/2 है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/3 हो गया। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml²/12 होता है। या तो पैरेलल एक्सिस लगाओ, या तो हम लोगों को डायरेक्ट पता है तो हम लोग क्यों लगाएंगे। तो टाइम पीरियड आ जाएगा भाई हमारे पास में 2π/ml²/3 डिवाइडेड बाई mgl/2। तो ये हो गया भाई हमारे पास में टाइम पीरियड 2π/2l/3g। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो बच्चों एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास में एक डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r है। अब हमने क्या किया, इसको सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट से सस्पेंड कर दिया है। क्लियर है? तो हम लोगों को बताना है इसका टाइम पीरियड क्या होगा। अच्छा ये कैसे ऑसिलेट करेगी? तो ये कैसे ऑसिलेट करेगी, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ूं तो इस तरीके से ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगी। तो मुझे टाइम पीरियड बताना है, तो फिर से वही फॉर्मूला में यूज करूंगा, T = 2π/I/mgl। अब देखो L की वैल्यू यहां पर क्या है, तो देखो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये है और ये सेंटर ऑफ मास है। तो ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास में L = r। और यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट। तो भाई हम लोगों को इस केस में सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है, और ये कितना होता है? mr²/2। तो अब हम लोग इस एक्सिस के अबाउट कैसे करें? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोगों ने यहां पर लगाया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोगों ने यहां पर लगाया, तो क्या लिख सकते हैं भाई? I = ICOM प्लस md², और d कितना है? r है, तो mr²। तो कितना हो गया भाई ये? 3/2 mr²। तो वैल्यू यहां पर पुट की तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा 2π/3/2 mr² डिवाइडेड बाई mgr। तो ये कितना आ गया टाइम पीरियड? ये आ गया हमारे पास में 2π/3r/2g। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसमें भी बहुत इजीली टाइम पीरियड पता कर लिया। इस तरीके से कोई भी ले लो तुम ऑब्जेक्ट, हम ये फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों एंगुलर एसएचएम में हम लोग एक और नेक्स्ट केस देख लेते हैं। अच्छा हम लोगों ने बात की सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम। अब देखो एक और सिस्टम ऐसा बनाया जा सकता है जो भी एक एसएचएम करेगा और एंगुलर एसएचएम करेगा। वो क्या है हमारे पास में? टॉर्शनल पेंडुलम। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे जिसको हम लोग ट्विस्ट कर सकें, तो यहां पर मान लो एक वायर है जिसको हम लोग ट्विस्ट कर सकें, और इसमें ये मैंने नीचे रॉड लगा दी। अब मैं इसको ऐसे घुमा दूं और ऐसे ट्विस्ट कर दूं और छोड़ दूं, तो ये क्या इस तरीके से ऑसिलेट करेगा या नहीं करेगा? तो अब हम लोग ये ट्विस्टिंग जो ट्विस्ट हो रहा है, ट्विस्ट के कारण जो टॉर्क आ रहा है उसकी बात करेंगे। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं टॉर्शनल पेंडुलम। ठीक है, अब इस टॉर्शनल पेंडुलम में हम लोग जो केस कंसीडर कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास में एक टॉर्शनल वायर है। ठीक है, टॉर्शनल वायर है और एक नीचे डिस्क हम लोगों ने लगा रखी है। अच्छा सी हम लोगों को यहां पर दिया है, सी हम लोगों को दिया है टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ वायर। इस वायर का टॉर्शनल कांस्टेंट है, और ये आई जो है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये डिटेल हम लोगों को यहां पर दी हुई है। तो बताओ ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होगा? ये वाला होगा या नहीं होगा? ये इसके अबाउट घूमेगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस एक्सिस के अबाउट दिया है, और यहां पर टॉर्शनल वायर कौन सी है? ये वाली टॉर्शनल वायर है। अब देखो ये जो डिस्क है, ये डिस्क इस तरीके से इक्विलिब्रियम में, ये कौन सी पोजीशन हो गई भाई हमारे पास में? मीन पोजीशन। अभी यहां पर कोई भी रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इस डिस्क को ऐसा थोड़ा सा घुमा देता हूं। ये डिस्क को थोड़ा सा घुमा दिया तो ये देखो ये वायर जो है ये डिस्क से वेल्डेड है, इससे चिपकी हुई है।
जब मैं इस डिस्क को थोड़ा सा घुमाऊंगा, कितने एंगल से घुमाऊंगा भाई, बहुत ही स्मॉल एंगल से मैंने इसको घुमाया, और कितना एंगल था ये, थीटा। तो डिस्क को थोड़ा सा घुमाया तो क्या ये वायर ट्विस्ट होगी, ये वायर जो है वो ट्विस्ट होगी। ट्विस्ट होगी तो ध्यान देना, इसके ट्विस्ट होने की वजह से इस डिस्क पर एक रिस्टोरिंग टॉर्क आता है, ठीक है। और वो जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है वो इस डायरेक्शन में इसको वापस घुमाने की कोशिश करेगा। तुम लोगों को पता है कि वायर को हम लोग ऐसे मोड़ते हैं तो हम लोग इसको ज्यादा नहीं मोड़ सकते, क्यों? क्योंकि वायर का जो इंटरनल फोर्स है वो हमारा जो टॉर्क लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क लगाना स्टार्ट कर देता है। तो वो जो टॉर्क होता है वो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है। और यहां पर ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है ट्विस्टिंग के कारण, ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, तुम लोग समझ ही गए होंगे इसको, ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है इसकी वैल्यू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। तो जितना ज्यादा तुम इसको घुमाओगे उतना ज्यादा टॉर्क बढ़ेगा। तो ज्यादा तुमने इसको मोड़ा तो टॉर्क भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और डायरेक्शन क्या होती है टॉर्क की, अपोजिट। तुम इसको ऐसे घुमा रहे हो और टॉर्क अपोजिट लग रहा है। तो ये आ गया हमारे पास में। जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो ये हमारे पास में कांस्टेंट आ जाता है सी। तो ये जो है ये हमारे पास में रिस्टोरिंग टॉर्क आ गया माइनस सी थीटा। सी क्या हो गया, टॉर्शनल कांस्टेंट। जितना ज्यादा टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्क उतना ही ज्यादा अपोज। क्लियर है? तो जब हमने इसको ऐसे घुमाया ट्विस्ट किया तो ये जो वायर है इसमें एक अपोजिट टॉर्क लगाएगी, इसको वापस मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगी। तो जैसे हमने एक्सटर्नल टॉर्क हटा दिया तो ये डिस्क इस तरीके से ऑसिलेट करेगी। क्लियर है? तो ये ऑसिलेट कर रही है, उसी का टाइम पीरियड हम लोगों को पता करना है। तो टॉर्क हम लोगों ने लिख लिया। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आई इंटू एल्फा। ये आ गया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास में, सी अपॉन आई इंटू थीटा। भाई ये हमारे पास में अल्फा और थीटा में रिलेशन आ गया। हम लोगों को पता है कि अल्फा इज इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। तो बताओ ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट सी अपॉन आई। क्लियर है? तो हम लोग यहां पर टाइम पीरियड ऑफ टॉर्शनल पेंडुलम भी लिख सकते हैं, और टाइम पीरियड ऑफ टॉर्शनल पेंडुलम आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को खासकर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास में टॉर्शनल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया है। क्लियर? तो बच्चों हम लोगों को एक सिस्टम दिया हुआ है, एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है। हमने इसको सेंटर ऑफ मास से के थ्रू सेंटर पॉइंट पर एक वायर से कनेक्ट किया है, अटैच किया है, और इसका जो टॉर्शनल कांस्टेंट है वो c है, ठीक है। अब तुम लोगों को यहां बताना है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमाकर छोड़ दूं तो ये रॉड इस तरीके से ऑसिलेट करेगी, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हम लोगों को बताना है। तो हमें पता है कि ये जो है एक टॉर्शनल पेंडुलम हो गया, और ये जो रॉड है इस तरीके से ऑसिलेट करेगी, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा हो गया, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो हम लोगों को टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है सभी लोगों को। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा भाई हमारे पास में 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। सी टॉर्शनल कांस्टेंट हम लोगों को दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही तो लिखना है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा भाई, हम लोग जानते हैं ml स्क्वायर बाई 12। तो टाइम पीरियड आ जाएगा भाई हमारे पास में 2 पाई अंडर रूट ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12c। तो ये हमारे पास में टॉर्शनल पेंडुलम का टाइम पीरियड आ गया। बहुत ही इजी है, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने एंगुलर एसएचएम के अंदर सिंपल पेंडुलम देखा, कंपाउंड पेंडुलम देखा और टॉर्शनल पेंडुलम देखा। तो अलग अलग 3 केस हम लोगों ने देख लिए हैं। चलो अब क्वेश्चन, कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चन भी तुम लोगों से पूछे जा सकते हैं जिनके अंदर तुम लोगों को टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पता करना हो। तो देखो मैंने एक सिस्टम यहाँ पर बनाया है जिसके अंदर मैंने एक मासलेस रोड ली है, मासलेस रोड से एक बॉब अटैच कर दिया। क्लियर है? अब इस रॉड की जो लेंथ है वो L है और ये जो बॉब है उसका मास M है। अब मैंने एक स्प्रिंग यहां पर लगा दी, एक स्प्रिंग यहां पर लगा दी। समझ ही गए होंगे तुम लोग सिस्टम को। अब मैंने इस सारे सिस्टम को हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है। बोला है सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल सकते हैं, टेबल तो हॉरिजॉन्टल होती है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है। कैसे? ये वर्टिकल नहीं है जैसा तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, इसको बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड किया हुआ है। अब हमसे बोला है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो देखो क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कब पता करना है, या इस सिस्टम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पता करना है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। जब अगर मान लो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दें, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दें, तो तुम लोगों को पता है ये ऑसिलेट करेगा बिल्कुल सिंपल पेंडुलम जैसे। तो ये भाई ये क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो तो हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी है
कि अगर एंगुलर एसएचएम है तो हम लोगों को रिस्टोरिंग टॉर्क पता करना होगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क किस एक्सिस के अबाउट पता करना होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है? ये हिंज, ठीक है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क पता करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको स्मॉल डिस्प्लेस करता हूं, स्मॉल डिस्प्लेस करता हूं, स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस करता हूं। तो देखो मैंने इसको ऐसा डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो कितना डिस्प्लेस किया, कितने एंगल से? थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया। तो थीटा जो है बहुत ही स्मॉल है, ध्यान रखना, स्मॉल एंगल के लिए ही इसका जो ऑसिलेशन होगा वो एसएचएम होगा। अब देखो, अब इस पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क लिखना है, तो किसका टॉर्क आएगा? देखो mg किधर लग रहा है, क्या mg नीचे लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है ना, तो mg तो अंदर लगेगा। mg किधर लगेगा? अंदर लगेगा। तो क्या बताओ इसके अबाउट mg का टॉर्क आएगा? ध्यान दो, हमें इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट mg का टॉर्क लिखना है, लेकिन mg अंदर लग रहा है, तो r क्रॉस f mg का टॉर्क इधर आ रहा है, mg का टॉर्क इधर आ रहा है, मतलब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट mg का टॉर्क नहीं आएगा। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कौन कौन से फोर्स का टॉर्क आएगा? तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू, तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं, एक तो ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस होगी, और कितना कंप्रेस होगी? ये डिस्टेंस a है और ये एंगल स्मॉल है, तो ये कितना हो जाएगा? r थीटा। तो ये कितना हुआ? a थीटा। a थीटा हो गया, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा होगा, और कितना लग रहा होगा? अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका भी k है, इसका भी k है, तो kx, और x की वैल्यू a थीटा, ये इधर लग रहा है। अच्छा, इसी तरीके से ये वाली स्प्रिंग भी इलोंगेट हुई है, ये वाली स्प्रिंग इलोंगेट हुई है, एंगल स्मॉल है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग इधर इसको खींच रही होगी, और कितना इलोंगेशन हुआ भाई इसका? b थीटा। तो ये हो जाएगा kb थीटा। तो kb थीटा फोर्स इसको इधर खींच रहा है, और ये भी इधर धक्का दे रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका टॉर्क इधर आएगा, और इसका भी इधर, दोनों का सेम टॉर्क आ रहा है, ऐड हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका जो फोर्स है, फोर्स हो गया k a थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? वो भी a है। अच्छा, रिस्टोरिंग टॉर्क है तो माइनस लिख लेंगे हम, और इसी तरीके से इसका हो जाएगा माइनस k b थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस b। ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहे हैं, इसको इधर घुमा रहे हैं, है ना, ठीक है। तो इन फोर्स का टॉर्क आ गया, और किसका आएगा? mg का तो नहीं आएगा, और तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। इज इक्वल टू क्या लिखते हैं भाई हम लोग? I इंटू अल्फा। ये हो गया हमारे पास में, क्लियर है। तो अब इसको चेक करते हैं, तो ये हो गया माइनस k a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल टू I। अब देखो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं ml स्क्वायर होता है इंटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई भाई हमारे पास में माइनस k a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ml स्क्वायर इंटू थीटा। तो बताओ ओमेगा कितना आया? यहां से हम लोग बोल सकते हैं ओमेगा आ गया हमारे पास में अंडर रूट k a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ml स्क्वायर, ठीक है। तो टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास में 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई अंडर रूट ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई k a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये टाइम पीरियड आ गया भाई, समझ गए तुम लोग? तो हमारा मेन मोटिव क्या है? कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बस सिस्टम हजारों तरह के बनाई जा सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रिस्टोरिंग टॉर्क लिखना है, और रिस्टोरिंग टॉर्क को I अल्फा के इक्वल कर देना है। इसी तरीके से फोर्स की भी बातें होगी, अगर लीनियर एसएचएम में तो नेट फोर्स निकालना है, रिस्टोरिंग फोर्स, और उसको MA के इक्वल करना है। मेरी बात आ रही है समझ में? तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम बन सकते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लियर है? तो हमें इस बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों आगे बात करते हैं हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम की। अगर मान लो 2 एसएचएम हुए, 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन है हमारे पास में, और उन दोनों को सुपर इम्पोज करा दिया जाए, मतलब एक कोई पार्टिकल है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसी में 2 अलग अलग तरह के एसएचएम को सुपर इम्पोज कराते हैं, है ना, समझ रहे हो मेरी बात? जैसे अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है, इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, पहले से ही ऑसिलेट कर रहा है, और अगर हम लोग इसमें इस तरीके से इम्पल्स दें, इसको इस तरीके से फोर्स लगाएं कि इसमें एक और तरह का जो एसएचएम है वो इसमें ऐड हो जाए, मतलब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं 2 एसएचएम के सुपरपोजिशन की। इसको एक मैथमेटिकली समझेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब देखो सुपरपोजिशन की बात करें, और हमने यहां पर केस वन कंसीडर किया है। क्या केस 1 है भाई? जो 2 एसएचएम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में 2 तरह के एसएचएम को सुपर इम्पोज करा रहे हैं, दोनों तरह के एसएचएम को उस ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का रिजल्टेंट मोशन क्या होगा, है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो इन एसएचएम इन सेम डायरेक्शन एंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग पहला केस कंसीडर कर रहे हैं कि जो दोनों एसएचएम हैं उनकी डायरेक्शन भी सेम है
और उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है। जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो दूसरा एसएचएम जो है वो भी अलोंग एक्स एक्सिस ही है और दोनों को सुपर इंपोज करा दिया, तो क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा घटेगा। जैसे एक ऑसिलेट कर रहा था, एक और ऑसिलेशन है, दोनों को मिक्स कर दिया, तो दोनों को जब सुपर इंपोज किया, मिक्स किया, तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या कम होगा या क्या होगा। जैसे अगर मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और मैं एक और फोर्स लगा दूं, तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और अपोजिट डायरेक्शन में, वो इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो तो उसका एम्पलीट्यूड घट जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं सुपरपोजिशन की। दो एसएचएम है हमारे पास में और दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग ही एसएचएम हो रहे हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है। तो अगर मैं बात करूं, जो फर्स्ट एसएचएम है वो x1 हो गया, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, a1 साइन ओमेगा टी, फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों की। तो फर्स्ट की इक्वेशन मान ली मैंने, x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और इसका इनिशियल फेज 0 है। और इसी तरीके से x2 मान लिया a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो कितना हो गया, 5 हो गया। अब हम लोग इसको सुपर इंपोज कराएंगे, किससे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से बोल सकते हैं रिजल्टेंट मोशन इज इक्वल टू x1 प्लस x2, दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों ऐड हो गए, ये भी x में ये भी x, तो रिजल्टेंट एसएचएम इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। और हम लोग यहां पर वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब मुझे ये बताओ, क्या तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है? क्या तुम लोग ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? इसमें साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड होकर जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट मोशन आएगा वो एसएचएम आता है। इन दोनों का फंक्शन एक जनरल फंक्शन आ जाता है, तो ये आ जाता है हमारे पास में a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो रिजल्टेंट मोशन हमारे पास में जो रिजल्टेंट इक्वेशन आती है वो ये आती है। तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा होगा। तो रिजल्टेंट जो इक्वेशन आ रही है, क्या वो भी इक्वेशन ऑफ एसएचएम है? ठीक है, तो रिजल्टेंट मोशन विल बी एसएचएम। ठीक है, अब मुझे ये बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री से, मैं सॉल्व करूं, तो यहां पर जो ए की वैल्यू आती है ये आ गया हमारे पास में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोशन, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोशन। तो जो रिजल्टेंट मोशन हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड कितना है भाई? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos phi। ये रिजल्टेंट मोशन का एम्पलीट्यूड हमारे पास में आ गया है। क्लियर है? अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो फाई आया है हमारे पास में, ये फाई की वैल्यू क्या आती है? सॉरी, ये जो थीटा आया है ना रिजल्टेंट मोशन का, हमारे पास में रिजल्टेंट मोशन का जो ये एंगल आया है, इसकी वैल्यू क्या आती है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। क्लियर है? तो हमारे पास में रिजल्टेंट मोशन का जो इनिशियल फेज है वो आ जाता है tan इनवर्स a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। तो ये बातें हम लोगों को याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है? पहली बात तो मैं बोल सकता हूं, अगर कोई दो एसएचएम है, दोनों एसएचएम सेम डायरेक्शन में है और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, जब दोनों को सुपर इंपोज कराते हैं तो दोनों का जो रिजल्टेंट मोशन होता है, दोनों का जो एडिशन करने के बाद में जो रिजल्टेंट मोशन निकल के आता है वो भी एसएचएम ही आता है और उसकी इक्वेशन आ जाती है a साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो मतलब रिजल्टेंट मोशन की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी लेकिन उसका इनिशियल फेज अलग होगा, और वो कितना हो गया? थीटा। तो रिजल्टेंट मोशन का जो एम्पलीट्यूड आया वो आ गया अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई। क्लियर है? और हम लोग बात कर रिजल्टेंट मोशन का जो एंगल आएगा वो थीटा जो आएगा हमारे पास में, फेज जो आएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर है? अच्छा, अब
हमारे पास में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम तो ये आ गया है। अब मुझे बता सकते हो कि ये जो एम्पलीट्यूड आया है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, ये मैक्सिमम कब होगा, बता सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल बता सकते हैं। देखो A1 कांस्टेंट है, A2 कांस्टेंट है, लेकिन चेंज क्या हो सकता है, फाई चेंज हो सकता है। क्लियर है? तो बताओ फाई की वैल्यू क्या हो कि ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए। तो मैं बोल सकता हूं कि इफ अगर cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम है तो एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा। तो इफ cos फाई इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना हो सकता है, +1। ठीक है, cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम है तो एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम आएगा। कितना आएगा, √A1² + A2² + 2A1 A2, तो A1 + A2 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं ये आ जाएगा मेरे पास में A1 + A2। तो अगर cos फाई की वैल्यू +1 आ जाए तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आता है, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है, A1 + A2 दोनों ऐड हो जाते हैं। अब बताओ cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, जब फाई या तो 0 हो या 2π हो। तो हम तो 0 से 2π के लिए देखते हैं ना, तो हम लोग बोल सकते हैं अगर फाई 0 डिग्री है, 0 डिग्री है मतलब दोनों एसएचएम के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब हुआ इट मीन बोथ एसएचएम आर इन सेम फेज। अगर दोनों एसएचएम सेम फेज में है, दोनों का फेज डिफरेंस समझ रहे हो, ये क्या है, फेज डिफरेंस 0 है। अगर दो एसएचएम का फेज डिफरेंस 0 है, दोनों सेम फेज में कहलाती है ना, तो दोनों सेम फेज में तो उनका एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम आता है। क्लियर है, A1 + A2। अब हम लोग बात करें ये मिनिमम कब हो सकता है, जब cos फाई की वैल्यू मिनिमम हो जाए। cos फाई की वैल्यू मतलब मिनिमम कब हो सकती है, इफ cos फाई इज इक्वल टू मिनिमम देन एम्पलीट्यूड विल बी मिनिमम। और ये -1 हो सकती है, -1 है तो फाई की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 से 2π में पाई हो सकती है ना। तो हमारे पास में कहने का मतलब ये है फेज डिफरेंस अगर पाई आ रहा है तो cos फाई की वैल्यू मिनिमम आएगी, तो एम्पलीट्यूड भी क्या आएगा हमारे पास में, मिनिमम आएगा। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है भाई एसएचएम का, √A1² + A2² - 2A1 A2, तो A1 - A2 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास में मोड ऑफ A1 - A2। अब मोड क्यों लगाया भाई हमने, A1 भी बड़ा हो सकता है या A2 भी बड़ा हो सकता है, इस वजह से हम लोगों ने यहां पर मोड लगाया। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड आ जाता है मोड ऑफ A1 - A2। तो देखो अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, दूसरे एसएचएम को अपोजिट डायरेक्शन में मैंने सुपर इंपोज करा दिया, तो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, अपोजिट डायरेक्शन सुपर इंपोज करा तो इसका एम्पलीट्यूड घट जाएगा, घटेगा या नहीं घटेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड A1 - A2 हो गया। तो ये कब होगा, जब फेज पाई है और ऑब्जेक्ट आगे जा रहा था और दूसरा एसएचएम भी आगे लगाया तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कब, जब दोनों एसएचएम सेम फेज में है और दोनों अपोजिट फेज में है तो एम्पलीट्यूड मिनिमम आ जाता है। इट मीन ऑपोजिट फेज। ये बात आई समझ में, क्लियर है। तो फेज डिफरेंस पाई मतलब एम्पलीट्यूड मिनिमम, फेज डिफरेंस अगर 0 तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। अगर हम लोग यहां पर बात करें इफ फेज डिफरेंस इज π/2, इफ फेज डिफरेंस इज π/2, फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू π/2, π/2 का फेज डिफरेंस है, फिर क्या होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। cos फाई की वैल्यू 0 हो गई तो एम्पलीट्यूड जो आएगा वो आएगा √A1² + A2²। तो दो एसएचएम के बीच में अगर फेज डिफरेंस π/2 होता है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है √A1² + A2²। आ रही है मेरी बात समझ में, क्लियर है। तो ये बातें हैं भाई, क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। और अब हम लोग ऐसा मेथड देखते हैं भाई, ये तो तुम लोगों ने मैथमेटिकली देखा ना, अब हम लोग इसको इस तरीके से देखेंगे जिससे तुम लोगों को ये मेथड बहुत इजीली समझ में आ जाए, दो एसएचएम को ऐड इजीली कर पाओ। क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों हाँ, हम लोग केस 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें इन सेम डायरेक्शन एंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब जो हमने अभी देखा केस 1 के अंदर मेथड, उसी को हम लोग एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना। सेम डायरेक्शन में अगर एसएचएम है और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसके लिए हम लोग फेजर मेथड भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, फेजर मेथड।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है भाई, हमारे बहुत ही काम आएगा। स्ट्रिंग वेव में काम आएगा, साउंड वेव में काम आएगा, और आगे भी काम आएगा जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे 12th के अंदर, वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और तुम लोग जानते भी हो। कैसे जानते हो भाई? तो देखो समझाता हूं मैं इसको। तो हमारे पास में दो एसएचएम है, दो एसएचएम में एक एसएचएम है A1 साइन ओमेगा टी, और दूसरा एसएचएम में X2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इन दोनों का फेज डिफरेंस फाई है, और एक का एम्पलीट्यूड A1 है, एक का एम्पलीट्यूड A2 है। ध्यान रखना ये जो फेजर मेथड है तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों एसएचएम सेम डायरेक्शन में है और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। क्लियर है? अब देखो हमारे पास में जो फेजर मेथड होता है उसको कैसे सॉल्व, उससे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे लगाते हैं। ध्यान देना, क्या तुम लोगों को वेक्टर एडिशन आता है? आता है या नहीं आता? आता है, बिल्कुल आता है सभी लोगों को। क्या वेक्टर एडिशन के अंदर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है? बिल्कुल आता है। तो हम लोगों ने यहां पर जब इन दोनों सेम डायरेक्शन के मोशन को ऐड किया तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट मोशन आता है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये थीटा कितना आता है और a कितना आता है, कैसे निकालते हैं? तो देखो, तो हम लोग यहां पर सॉल्व कर रहे हैं एम्पलीट्यूड के लिए। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं, जब दो एसएचएम है दोनों को सुपर इंपोज करा रहे हैं, तो रिजल्टेंट मोशन क्या होगा क्या नहीं होगा, तो देखो वो कैसे करते हैं। तो देखो इसमें हम लोग वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। वेक्टर एडिशन में हम लोगों को पता है वेक्टर के अंदर क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास में ये है और सेकेंड वेक्टर ये है, और दोनों की अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो दोनों को एक वेक्टर मानकर ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो वेक्टर एडिशन का जो रिजल्ट आएगा वही एक्स के लिए रिजल्ट आएगा। कैसे? देखो हम लोग यहां पर एम्पलीट्यूड को तो क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो यहां पर फर्स्ट लाइन क्या है, एम्पलीट्यूड जो होता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो एम्पलीट्यूड हो गया, जो लेंथ होती है वेक्टर की वो तो एम्पलीट्यूड हो गया। जैसे इसको वेक्टर माने तो इसकी लेंथ A1 होगी, इसको वेक्टर माना तो इसकी लेंथ A2 होगी। और दूसरा फेज डिफरेंस जो है दोनों का, दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसको क्या मान लेते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो जो दोनों वेक्टर हैं उन दोनों के बीच का जो एंगल है, क्योंकि वेक्टर है तो हम लोग एडिशन करते हैं तो दोनों का एक तो एंगल देखते हैं और एक लेंथ देखते हैं। तो एंगल हो गया हमारे पास में फेज डिफरेंस और एम्पलीट्यूड हो गया हमारे पास में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्लियर है? तो देखो अब मेरे पास में दो वेक्टर हैं, एक x1 है एक x2 है। कौन आगे है? ये वाला आगे। कितने फेज से आगे? फाई के फेज से। तो मैं इसको बेस पर मानूंगा क्योंकि इसका इनिशियल फेज 0 है। तो मैंने इसको एक वेक्टर माना x1 को और इसको बेस पर माना, तो इसकी लेंथ कितनी है, A1। अब दूसरा वेक्टर हमारे पास में कौन सा है, x2। ये कितने एंगल से आगे हैं, ये A2 है, ये फाई एंगल से आगे हैं। अब इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, तो जो रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर आएगा वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा और जितने एंगल पर वो आएगा वो उसकी डायरेक्शन हो गई। क्लियर है? अब इनको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कैसे ऐड करते हैं भाई, जानते हो तुम लोग? भाई इसका टेल इसका हेड पर, ठीक है, तो हम लोग इसको शिफ्ट करते हैं। तो ये तो हमारे पास में A1 हो गया और ये हमारे पास में A2 हो गया और इन दोनों के बीच का ये एंगल फाई हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा हमारे पास में ये आ गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया A और ये एंगल आ गया थीटा। तो बिल्कुल वेक्टर एडिशन जैसे करते हैं, है ना इजी मेथड। तो हम लोगों को अब पता लग चुका होगा कि A की वैल्यू क्या आएगी। तो A की वैल्यू हम लोग जानते हैं अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई होता है। और यहां पर फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई की वैल्यू हम लोग इस ट्राइंगल से यूज कर सकते हैं। कैसे? ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, हुआ या नहीं हुआ, थीटा की वैल्यू, सॉरी थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो हमारे पास में थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स परपेंडिकुलर हो जाएगा A2 sin फाई, बेस हो जाएगा A1 प्लस A2 cos फाई। तो ये आ गया भाई हमारे पास में थीटा की वैल्यू और ये आ गया भाई हमारे पास में एम्पलीट्यूड। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, बिना कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, डायरेक्ट वेक्टर एडिशन करके। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों देखते हैं हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM में केस 2।
इन सेम डायरेक्शन बट आर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। हम लोग बात कर रहे हैं कि एसएचएम तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, और दोनों एसएचएम का जब सुपर पोजिशन कराएंगे तो सुपर पोजिशन कंसेप्ट से हम लोग बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं ये आ गया a1 साइन ओमेगा 1t प्लस a2 साइन ओमेगा 2t। तो अगर हम लोग देखें तो इसका जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी वो केवल एक साइन का फंक्शन नहीं आ पाएगी, है ना। केवल एक फंक्शन जो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t लिखते हैं ना हम लोग, वैसा नहीं आ पाएगा इसका, है ना। मैथमेटिकली तुम लोग अच्छे से जानते हो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट मोशन जो होगा वो एसएचएम नहीं होगा। रिजल्टेंट मोशन एसएचएम होने के लिए तो रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो साइन या कोस का फंक्शन आ जानी चाहिए, केवल एक ही फंक्शन हो। इसमें दो फंक्शन है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फंक्शन है, तो ये रिजल्टेंट मोशन एसएचएम नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं देन रिजल्टेंट मोशन विल नॉट बी एसएचएम। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो हम लोगों को याद रखना है, अगर दो एसएचएम सेम डायरेक्शन में है लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो रिजल्टेंट मोशन उनका एसएचएम कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट केस इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अब दो एसएचएम हो रही है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। मान लो एक एक्स डायरेक्शन में हो रही है और दूसरी वाई डायरेक्शन में हो रही है या जेड डायरेक्शन में हो रही है। तो मतलब दो एसएचएम हो रही है और दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रही है। तो फिर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि दोनों का जो रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी वो क्या होगी, एसएचएम होगी या नहीं होगी। तो हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है हम लोग दो केस कंसीडर करेंगे। फर्स्ट इसी का जो है केस ए की बात करें। देखो अब हमारे पास में यहाँ पर फेज डिफरेंस क्या है, थीटा है। अब थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन वैल्यू तो नहीं दे रखी, लेकिन ये मैटर करता है हमारे पास में। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, थीटा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो मैं पर्टिकुलर दो केस के लिए बात करूंगा। एक जो दोनों का फेज डिफरेंस है, इफ फेज डिफरेंस जो दो परपेंडिकुलर एसएचएम हो रही है उन दोनों का फेज डिफरेंस थीटा इज इक्वल टू या तो 0 है या पाई है। अगर 0 या पाई है, ठीक है, 0 पाई 2 पाई है, ऐसा कुछ है, तो फिर रिजल्टेंट मोशन क्या होगा। तो मैं बोल सकता हूं अगर थीटा 0 पाई हो गया तो x इज इक्वल टू हो गया a साइन ओमेगा टी और y इज इक्वल टू हो गया b प्लस माइनस। देखो प्लस माइनस क्यों, क्योंकि 0 रखोगे तो प्लस आएगा, पाई रखोगे तो माइनस आएगा। तो ये हो गई भाई, दोनों इक्वेशन हमारे पास में ये हो गई। क्लियर है। अब मैं इन दोनों का सुपर पोजिशन कराऊं तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो इनकी रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम आएगी r इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं ये आएगा हमारे पास में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सुपर पोजिशन से। तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर है। अब मैं यहां पर क्या साइन स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी। क्लियर है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो रिजल्टेंट इक्वेशन आ रही है हमारे पास में, देखो ये तो एम्पलीट्यूड हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी। तो मतलब ये एक प्योर साइन का फंक्शन बन चुका है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट मोशन विल बी एसएचएम। रिजल्टेंट मोशन विल बी एसएचएम। क्लियर है। तो इसको अगर हम लोग ऐसे समझे, अगर हम लोग कोई एग्जांपल से समझे, मान लो एक पेंडुलम है, एक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है। अब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना कर रहे हैं हम लोग, 0 मतलब अगर मान लो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है, मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मीन पोजिशन पे है, मीन पोजिशन पे, तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और इसी तरीके से जब ये मीन पोजीशन से जा रहा होगा और हमने एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको पुश कर दिया, वेलोसिटी सप्लाई कर दी, तो क्या होगा, तो ये होगा एक वेलोसिटी इधर एक वेलोसिटी इधर, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर। तो जब ये मीन पोजीशन से जब मैक्सिमम वेलोसिटी से जा रहा होगा और एक हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम वेलोसिटी दे दी, तो रिजल्टेंट ये पेंडुलम पहले ऐसे एसएचएम कर रहा था, हमने एक धक्का ऐसे दे दिया तो ये किसी एंगल पर एसएचएम करने लग जाएगा। क्लियर है, समझ गए। तो हम लोग यहां पर बोल रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो एसएचएम हमने सुपर इंपोज कराई, दो एसएचएम का सुपर पोजीशन कराया और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 डिग्री या पाई था। तो 0 डिग्री या पाई था तो रिजल्टेंट मोशन भी क्या होगा, दोनों का एसएचएम होगा। क्लियर है। और वो किसी एक एंगल पे होगा। तो यहां पर ट्रेजेक्टरी की अगर हम लोग बात करें, ये तो हम लोगों ने रिजल्टेंट मोशन की बात करी, अब मैं यहां पर बात करूंगा ट्रेजेक्टरी की।
ट्रेजेक्ट्री की अगर मैं बात करूं कि भाई कहां पर होगा, जैसे मैंने बोला किसी एंगल पर होगा, तो देख लेते हैं ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। तो ट्रेजेक्ट्री एक्स और वाई में रिलेशन होता है, तो यहां पर एक्स और वाई में क्या रिलेशन आएगा, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, जैसे ये 1 हो गई और ये 2 हो गई, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दिया मैंने, तो यहां पर ये आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। क्लियर है? तो ये आ गया भाई मेरे पास में ट्रेजेक्ट्री। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री आ रही है ये क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो मैंने बोला ना, देखो एक ऐसा ऑसिलेट कर रहा है और जब ये मीन पोजीशन पे था, जब इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी थी, हमने एक धक्का इधर दे दिया, तो ट्रेजेक्ट्री इसका पाथ क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट पाथ एक्स वाई प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में किसी एंगल पर होगा और वो स्लोप कितना हो जाएगा, बी बाई ए। तो इसमें और ये स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है? तो इसका पाथ भी हमें पता लग गया और मोशन क्या होगा वो भी हम लोगों को पता लग गया। तो ये बात ध्यान रखना, अगर दो एसएचएम में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रही है और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 या पाई है, तो रिजल्टेंट मोशन भी एसएचएम होता है। क्लियर? तो बच्चों अब नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं। इसी में अगर फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है, अगर फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है, तो एक तो इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और दूसरी क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू बी कॉस ओमेगा टी। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि भाई रिजल्टेंट मोशन क्या होगा। तो रिजल्टेंट मोशन को अगर हम लोग देखें तो ये जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो क्या तुम लोग बता सकते हो क्या इनका रिजल्टेंट मोशन जो रिजल्टेंट इक्वेशन आ रही है, क्या इक्वेशन ऑफ एसएचएम आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। चलो मैं इसको एक स्पेशल केस कंसीडर करके बताता हूं। अगर मान लो a इज इक्वल टू बी हो जाए, हो सकता है अगर दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है तो ये तो बाहर आ जाएगा ना, a और b तो बाहर आ जाएगा कॉमन, और ये आ जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। मतलब जो अगर तुम लोगों को ये इक्वेशन है, तो ये जो इक्वेशन है वो एसएचएम के इक्वेशन के इक्वल नहीं आएगी, है ना। तो ये कोई कांस्टेंट वैल्यू दे सकता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट मोशन विल नॉट बी एसएचएम। ठीक है, ये तो बात हो गई भाई हमारे पास में अगर दोनों का फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है। तो ध्यान रखना अगर 0 या पाई है तो एसएचएम हो जाएगा, लेकिन पाई बाई 2 है तो एसएचएम नहीं होगा। क्लियर है? अब इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी भाई, इसकी ट्रेजेक्ट्री की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ट्रेजेक्ट्री मतलब एक्स और वाई में रिलेशन, तो ये आ गया भाई हमारे पास में। अगर हम लोग ट्रेजेक्ट्री की बात करें तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, स्क्वायर करके ऐड कर दो तो ये आ जाएगा भाई हमारे पास में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री होगी उसकी वो हो जाएगी एलिप्स। ठीक है, तो इसका पाथ इलिप्टिकल हो जाएगा, एलिप्स में ये मूव करेगा इलिप्टिकल पाथ के अलोंग। क्लियर है? तो इसको अगर मैं देखूं, इसका एग्जांपल देखूं, तो देखो वो पेंडुलम वाला एग्जांपल से समझते हैं। पेंडुलम इस तरीके से ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। जब ये मान लो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 मतलब एक एक्सट्रीम पर होगा एक मीन पर होगा। तो मान लो जब ये एक्सट्रीम पर होगा, इसको एक्सट्रीम पर रख देते हैं, इस वाले मशीन को, इसको एक्सट्रीम पर होगा तब इसकी वेलोसिटी 0 होगी। अब हमने मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है नहीं होती? तो जब ये एक्सट्रीम पर है तब तो इसकी वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन दूसरा एसएचएम इसमें सुपर इंपोज किया तो उसकी वेलोसिटी तो मैक्सिमम होगी ना, क्योंकि वो तो मीन पर है। और जैसे हम लोगों ने मैक्सिमम वेलोसिटी इसको दी, तो ये पार्टिकल जब एक्सट्रीम पर होगा तो धक्का मिलते ही ये ऐसे घूमने लग जाएगा। मतलब ये घूमने लग गया तो इसका मोशन जो है वो एसएचएम नहीं रहा। तो देखो जब ये मीन पर था तब धक्का दिया तो रिजल्टेंट मोशन इधर चला जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर आ जाएगी, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। लेकिन जब ये एक्सट्रीम पर होगा तो ये वाली वेलोसिटी 0 हो गई, नेट वेलोसिटी इधर आ गई, तो ये ऐसे घूमने लग जाएगा। तो रिजल्टेंट मोशन एसएचएम नहीं होगा और पाथ इसका एलिप्टिकल होगा। क्लियर है? समझ में आई बात? तो ये इस तरीके से हम लोगों को चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो बच्चों देखो सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली वो सेम डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं और सेम फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर हो गया, अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला हो गया, वो चीजें हम लोगों को याद रखनी है, लेकिन जनरली क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग जिसमें लिखा है x1 दिया हम लोगों को, x2 दिया है। अब बता सकते हो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है। देखो ये तो 0 मान लेते हैं इसका फेज, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्लियर है? अब ये बात हो गई भाई। अब देखो
अब इसको सुपर इंपोज कराना है तो रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम हम लोगों को बतानी है, क्योंकि हम लोगों को पता है दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो रिजल्टेंट मोशन भी एसएचएम आएगा। तो रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम बतानी है, तो हम लोग क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं या क्या करें? तो देखो हम लोग इसमें फेजर मेथड यूज करेंगे। ध्यान देना, हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे फेजर मेथड से। हम लोग बता सकते हैं कि आफ्टर सुपरपोजिशन इसकी रिजल्टेंट इक्वेशन ये आएगी या नहीं आएगी? ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पर ए बताना है और थीटा बताना, बाकी तो काम चल ही रहा है हमारा। तो ये ए और थीटा बताने के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो हम लोग जनरली फेजर मेथड ही यूज करते हैं। तो देख लेते हैं, बेस पर कौन रहेगा? ये वाला बेस पर रहेगा। वेक्टर एडिशन करना है भाई, एक वेक्टर एक वेक्टर ये बेस पर 3 हो गया और ये दूसरा π/2 एंगल पर होगा, तो π/2 एंगल पर होगा तो ये 4 हो गया, दोनों के बीच में एंगल π/2। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा? रिजल्टेंट इधर जाएगा, और ये जो रिजल्टेंट जाएगा इसको मैं ए बोल देता हूं। तो मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका जो हाइपोटेनस है वो जाएगा √3² + 4²। तो कितना आया भाई? ये 5 आ गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। अब ये एंगल पता करना है, ये थीटा पता करना है, बहुत इजी है, वेक्टर एडिशन ही है। तो tan थीटा क्या लिख सकता हूं भाई मैं यहाँ पर? तो tan थीटा = 4/3, मतलब थीटा = आ गया भाई हमारे पास में 53 डिग्री एंगल। तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी x = 5 sin ωt + 53 डिग्री। तो भाई ये हमारे पास में रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम आ गई है। क्लियर है? तो बच्चों हम लोगों ने देखा 2 इक्वेशन का सुपरपोजिशन। अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं 3 इक्वेशन का सुपरपोजिशन। ठीक है, तो 3 इक्वेशन ऑफ एसएचएम हम लोगों को दी हुई है। अब इसको कैसे करेंगे भाई? ठीक है, हमें पता है कि तीनों की डायरेक्शन सेम है, तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो हमें पता है कि रिजल्टेंट मोशन तो एसएचएम ही होगा। तो आफ्टर सुपरपोजिशन जो इक्वेशन ऑफ एसएचएम आएगी वो आ जाएगी x = a sin ωt + थीटा। तो हम लोगों को क्या चाहिए? a और थीटा चाहिए। अब ये a और थीटा पता करना है, तो ये कैसे पता करते हैं? ये हमें पता है फेजर मेथड से। तो ये 3 वेक्टर हम लोगों को गिवन है और ये डायरेक्शन गिवन है, तीनों का फेज। अब बताओ इसका इनिशियल फेज कितना है? 0। इसका कितना है? बस देख रहे हैं हम लोग, ये कोस है, कोस अगर ये 0 है तो इसका हो जाएगा sin ωt + π/2 के फेज से आगे है, तो इन दोनों का फेज डिफरेंस π/2। अब इसकी बात करते हैं, ये माइनस साइन है भाई, माइनस साइन है तो बताओ इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? 0 है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि माइनस आ रहा है, इसमें माइनस नहीं है। तो इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं इसका हो जाएगा 20 sin ωt + π। तो हम लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं, 3 वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड 10 10 20, एंगल 0 π/2 π। तो 0 पर कौन है? ये, तो बेस पर इसको मानेंगे, इसके रेस्पेक्ट में सारी चीजें देखेंगे। तो एक वेक्टर ये हो गया जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, दूसरा π/2 पर है 20 वाला, और सॉरी 10 वाला, ये भी 10 वाला है, और तीसरा जो है वो पाई पर है, ये पाई इधर हो गया, दोनों के बीच में पाई का एंगल 20 हो गया। अब देखो रिजल्टेंट पता करना है, रिजल्टेंट पता करना है तो तुम लोगों को आता ही होगा। देखो कैसे, x डायरेक्शन में देखो 10 इधर लग रहा है, 20 इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट x में किधर जाएगा? इधर जाएगा भाई, और कितना जाएगा? 10, और y में कितना है? 10। तो बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर आएगा, और कितना आएगा? 10√2, और ये एंगल कितना हुआ? ये एंगल π/4 होगा। क्लियर है? तो हमारे पास में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो आ गया, कितना आया है? 10√2 sin ωt। अब बताओ थीटा कितना आएगा? क्या ये थीटा है क्या? थीटा मतलब हम लोगों ने जिसको बेस माना है उससे रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर ये रहा, बेस किसको माना था? इसको माना था ना 0 पर, तो 0 के रेस्पेक्ट में तो लिखा जाएगा सारा। तो 0 के रेस्पेक्ट देखो, इसको भी 0 के रेस्पेक्ट में π/2 देखो, अगर इसके रेस्पेक्ट में देखते तो ये π/2 होता है, ये -π/2 था। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो रेफरेंस कौन सा है? ये तो रेफरेंस ये है, तो रेफरेंस तो इधर था ना हमारे पास में, ये रेफरेंस है, तो ये बात ध्यान रखनी। तो इससे जो एंगल बनेगा वो थीटा ये है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही? π - π/4, मतलब 3π/4, ये बात याद रखना। तो ये 3π/4 हो गया। तो रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ एसएचएम ये है। अब तुम लोगों को 3 इक्वेशन दे, 4 इक्वेशन दे, 5 इक्वेशन दे, कितने भी इक्वेशन दे, हम लोग बहुत इजीली फेजर मेथड से इसको कर सकते हैं। फेजर मेथड कुछ भी नहीं है, वेक्टर एडिशन है। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है।